हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी, जिसका नाम है 20 का दम, यानी कि 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन कवर कर लिया है, तो आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज दैट। कोशिका झिल्ली के पार सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन के बीच मुख्य अंतर क्या होता है, यानी कि जो एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके बीच मेन डिफरेंस बताना है। ऑप्शन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज मोर रैपिड देन पैसिव, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉन सेलेक्टिव, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज ड्यू टू द concentration gradient across the cell membrane, whereas active transport is due to metabolic energy. Option D है, passive transport is confined to anion, whereas active transport is confined to cations only. तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? कोशिका झिल्ली के जो सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन के बीच जो मुख्य अंतर होता है वह है पैसिव ट्रांसपोर्ट इज ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वेयरएज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ड्यू टू मेटाबॉलिक एनर्जी। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है किसके कारण हो रहा है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ड्यू टू मेटाबॉलिक एनर्जी की वजह से हो रहा है। इसमें होता क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो किधर होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राहम्स लॉ इज कोरिलेटेड विथ, ग्राहम का जो नियम है वो किससे संबंधित है? डिफ्यूजन से, ऑस्मोरेगुलेशन से, ऑस्मोसिस से, या फिर एड्जॉर्प्शन से? तो ग्राहम्स लॉ जो होता है वो रिलेटेड होता है डिफ्यूजन से, यानी कि विसरण से संबंधित होता है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में होता क्या है, तो डी इनवर्स प्रोपोर्शनल अंडर रूट डी होता है। क्या होता है, फार्मूला याद रखिएगा, डी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 अंडर रूट डी होता है ग्राहम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहेशन एंड एडिशन थ्योरी इज अदरवाइज कॉल्ड एज। कोहेशन एंड एडिशन थ्योरी को और क्या कहा जाता है? ससंजन और असंजन सिद्धांत को क्या कहा जाता है? रिले पंप थ्योरी, पल्सेशन थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी, या फिर ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी? तो कोहेशन एंड एडिशन थ्योरी को हम ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौबीस नंबर क्वेश्चन, पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल टू जाइलम। वाटर का जो मूवमेंट होता है सॉइल से जाइलम की तरफ, उसका जो मार्ग है वह कैसा है, यानी कि जल प्रवाह का मार्ग बताना है मृदा से जाइलम तक। ऑप्शन दिया हुआ है, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, कॉर्टेक्स, सॉइल, रूट हेयर। ऑप्शन बी है कॉर्टेक्स, रूट हेयर, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। ऑप्शन सी है सॉइल, रूट हेयर, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम, फिर मेटाजाइलम। ऑप्शन डी है पेरिसाइकल, सॉइल, रूट हेयर, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, प्रोटोसाइकल, फिर प्रोटोजाइलम, फिर मेटाजाइलम।
तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा? सबसे पहले क्या आता है? सॉइल आता है। सॉइल में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल में। फिर वो रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद वह कॉर्टेक्स में जाता है, फिर इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस से पेरिसाइकल, फिर सबसे पहले प्रोटोजाइलम में, उसके बाद मेटाजाइलम में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सॉइल, रूट हेयर, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम, फिर लास्ट में मेटाजाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकन स्टोमेटा ऑकर इन लीव्स ऑफ, धंसे हुए जो रंध्र है किसकी पत्तियों में पाए जाते हैं? लेमना की, नेरियम, लिलियम या फिर ट्राइफोलियम। तो संकन स्टोमेटा जो होते हैं धंसे हुए रंध्र, वह पाया जाता है नेरियम में, यानी कि कनेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसर्शन दिया हुआ है, द ट्राइकोम इज मल्टीसेलुलर इन द शूट सिस्टम। ट्राइकोम जो होता है क्या होता है? बहुकोशिकीय होते हैं। प्ररोह तंत्र में ट्राइकोम प्रायः कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। एसर्शन दिया हुआ है, द ट्राइकोम इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेल्युलर। ट्राइकोम वाष्पीकरण के कारण होने वाली जल हानि को रोकने में मदद करते हैं। अच्छा, रीजन ये है, एसर्शन डबल टाइप हो गया। द ट्राइकोम हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू इवापोरेशन, और ट्राइकोम वाष्पीकरण के कारण होने वाली जल हानि को रोकते हैं। तो एसर्शन जो दिया है सही है या फिर रीजन सही है, आपको पहचानना है। कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? तो जो एसर्शन दिया हुआ है, द ट्राइकोम इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलुलर, बिल्कुल सही दिया हुआ है। और जो रीजन दिया है, द ट्राइकोम हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू इवापोरेशन, ये भी बिल्कुल सही दिया है। लेकिन स्टेटमेंट जो है दो अलग अलग चीजें बता रहा है, तो एक्सप्लेनेशन जो है वो सही नहीं दिया हुआ है। यानी कि प्ररोह तंत्र में ट्राइकोम जो होता है प्रायः बहुकोशिकीय होते हैं, सही है। ट्राइकोम वाष्पीकरण के कारण होने वाली जल हानि को भी रोकने में मदद करते हैं, ये भी सही है। लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या नहीं है? सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा? इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्कुटाइजा अमारबेल एक क्या है? कैसा प्लांट है? टोटल स्टेम पैरासाइट है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, एपीफाइट है या फिर टोटल रूट पैरासाइट है? तो कस्कुटा जो होता है वो पैरासाइटिक प्लांट होता है। कैसा पैरासाइटिक प्लांट होता है? स्टेम पैरासाइट। और स्टेम पैरासाइट में भी टोटल स्टेम पैरासाइट होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच जीन क्लस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन बैक्टीरिया? बैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कौन सा जीन समूह जो है वो जिम्मेदार होता है? नोड NIF FIX जीन, नोड NDF NFX जीन, नोड निक्स NFX जीन, NDX NIF और FIX जीन। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए जो जीन जिम्मेदार होते हैं बैक्टीरिया में, वह होते हैं नोड जीन, NIF जीन और फिक्स जीन। नोड, NIF और फिक्स जीन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज द नेट गेन ऑफ NADH2 इज। ग्लूकोज के एल्कोहलिक किण्वन में शुद्ध लाभ होता है NADH2 का, कितना होता है? 1, 0, 3 या फिर 4? तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है ग्लूकोज का, उसमें NADH2 का नेट गेन 0 होता है, यानी कि NADH2 नहीं बनता है, 0 नेट गेन होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इन क्रेब्स साइकिल इज। क्रेब्स साइकिल में प्रथम जैविक ऑक्सीकरण का उत्पाद है। ऑप्शन है आइसोसाइट्रिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड या फिर सक्सिनिक एसिड।
तो क्रेब्स साइकिल में जो फर्स्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है यानी कि प्रथम जैविक ऑक्सीकरण का उत्पाद जो होता है वह होता है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम इन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। श्वसन इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली में इलेक्ट्रॉन वाहकों का जो सही क्रम है यानी कि साइटोक्रोम का, वह क्या है? यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम से एक साइटोक्रोम से दूसरे साइटोक्रोम में जाता है, तो उसका जो प्रवाह का जो सीक्वेंस है, जो सही क्रम है, वह पहचानना है कि क्या होता है। साइटोक्रोम A3, B, C एंड C1, B, C, C1, A एंड A3, B, C1 से C, फिर A, फिर A3, और ऑप्शन डी है A3, A, C, C1 एंड B। तो साइटोक्रोम में यानी कि साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन का जो परिवहन होता है वह कैसा होता है? सबसे पहले B, उसके बाद C1, उसके बाद C, उसके बाद A, उसके बाद A3 आता है। तो कौन से ऑप्शन में है? B दिया है 2 ऑप्शन में, उसके बाद C1, उसके बाद C। तो ऑप्शन C जो दिया हुआ है B पहले आता है, उसके बाद C1, फिर C, उसके बाद A, उसके बाद A3। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। B और जो C होता है इसको हम कॉम्प्लेक्स 3 कहते हैं। क्या कहते हैं? BC1 को कॉम्प्लेक्स 3 कहते हैं, और A और A3 को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स 4 कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स 1 किसे कहते हैं? तो कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है, कॉम्प्लेक्स 1 NADH2 डिहाइड्रोजिनेस को कहते हैं। किसको कहते हैं? कॉम्प्लेक्स 1 NADH2 डिहाइड्रोजिनेस। और कॉम्प्लेक्स 2 किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स 2 जो है हम FADH2 डिहाइड्रोजिनेस को कहते हैं। याद रखेंगे दोनों, कॉम्प्लेक्स 1 NADH2 डिहाइड्रोजिनेस और कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो BC1 को, और जो कॉम्प्लेक्स 4 है A और A3 को कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ज्वाइन ऑक्सीजन एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ता है। ग्लाइकोलाइसिस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, क्रेब्स साइकिल में, या फिर ऑल ऑफ द एबव में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपस में कब जुड़ते हैं? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंत में जुड़ते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ ग्लाइकोलाइसिस नहीं आएगा। हाइड्रोजन ज्वाइन ऑक्सीजन एट द एंड ऑफ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ता है अंत में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट इज बेस्ड ऑन। क्लोरोप्लास्ट में एटीपी संश्लेषण की रसायन प्रासरणी परिकल्पना किस पर आधारित है? यानी कि जो एटीपी सिंथेसिस हो रहा है, केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट, वह किस पर आधारित है? एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम आयन पर, प्रोटॉन ग्रेडियंट पर, एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयन पर, या फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर। तो केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ एटीपी सिंथेसिस जो है वो आधारित है प्रोटॉन ग्रेडियंट पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है किसने दिया है? तो पीटर मिशेल ने दिया है। पीटर मिशेल ने दिया है। केमी-ऑस्मोटिक जो है केमी-ऑस्मोटिक जो प्रोसेस चल रही है वो किस में होती है? तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है केमी-ऑस्मोटिक, कीमो-ऑस्मोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस इज डेज टाइम एफिशिएंट देन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। जो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से कितने गुना अधिक कुशल होता है? 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स या फिर 18 टाइम्स। तो एरोबिक जो ग्लाइकोलाइसिस होता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से 18 गुना क्या होता है? अधिक एफिशिएंट होता है, अधिक कुशल होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यूकैरियोट में कितने एटीपी बनते हैं? 36 या फिर 38 एटीपी बनते हैं। 36 जो एटीपी होता है वो शटल सिस्टम से बनता है, और एनारोबिक जो होता है एनारोबिक में कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं। 2 एटीपी, यहाँ 2 एटीपी बन रहा है और यहाँ कितना बन रहा है? 36 एटीपी बन रहा है, यानी कि 18 गुना क्या है? ज़्यादा है। 2 का गुना अगर 18 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आएगा। कितना गुना ज़्यादा हो रहा है? 18 गुना ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एटीपी इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज। वायवीय और अवायवीय श्वसन में एटीपी का जो अनुपात होता है कितना होता है? 18:2, 18:1, 36:1 या फिर 4:1। तो अभी हमने देखा एरोबिक और एनारोबिक का यूकैरियोट में जो है 36 एटीपी बन रहा था, और जो एनारोबिक है उसमें 2 एटीपी। तो जब उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम, यानी कि 36 और 1 में 2, तो 2 एकम 2 और 2 18 बार में, तो 18:2 हो जाएगा। 18:2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज। कार्बन डाइऑक्साइड का जो अनुपात है वायवीय और अवायवीय श्वसन में, उसका जो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात पता करना है वायवीय और अवायवीय श्वसन में, यानी कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो कितना होता है? 3:1, 2:1, 4:1 या फिर 1:1। तो एरोबिक और एनारोबिक में इसका जो रेशियो होता है 3:1 होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तीन अनुपात एक होता कैसे है? तो जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज है इसका क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ये कितने कार्बन वाला होता है? 6 कार्बन वाला होता है। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा? 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। और जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, यानी कि फर्मेंटेशन होगा ग्लूकोज का क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन तो क्या क्या बनता है इसमें? 2 एथिल अल्कोहल बनता है, C2H5OH, और क्या बनता है? 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 3:2 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तरह से 3:1 का अनुपात होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एरोबिक और एनारोबिक में। अगला क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्यूरिंग टर्मिनल ऑक्सीडेशन द साइटोक्रोम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू इज। टर्मिनल ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में साइटोक्रोम जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है वह कौन है? लास्ट में साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम A3 या फिर साइटोक्रोम F। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टर्मिनल ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में साइटोक्रोम जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है वह है साइटोक्रोम A3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोक्रोम A3 प्रोसेसेस। साइटोक्रोम A जो होता है उसमें क्या होता है? आयरन एंड कॉपर, आयरन मैग्नीज एंड क्लोरीन। तो साइटोक्रोम A3 जो होता है उसमें होता है आयरन और कॉपर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑल साइटोक्रोम हैव आयरन। जितने भी साइटोक्रोम होते हैं उसमें क्या होता है? आयरन
प्रेजेंट होता है, लेकिन जो साइटोक्रोम A3 होती है इसमें आयरन के साथ क्या होता है, कॉपर भी होता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इज सीरियल, स्टार्च और स्प्राउटिंग पोटैटो ट्यूबर देन RQ वैल्यू इज। जब श्वसन सबस्ट्रेट अनाज का या फिर स्टार्च या फिर अंकुरित आलू कंद है तो RQ का मान कितना होगा। जो अनाज है यानी कि उसमें क्या है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें इसका जो वैल्यू होता है RQ का वैल्यू कार्बोहाइड्रेट का वो कितना होता है, 1 होता है। तो यूनिट हो जाएगा, यूनिट यानी कि यूनिटी भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। RQ का जो फार्मूला होता है क्या होता है, RQ इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, निष्कासित होता है, और ऑक्सीजन जो है वो यूज होता है। यानी कि निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड और अवशोषित ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है उसका हम RQ कहते हैं। तो जब शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निकालना होता है तो C6H12O6 प्लस 6O2 यूज हो रहा है, और क्या क्या बनता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस 6H2O। तो यहाँ 6 कार्बन डाइऑक्साइड और यूज कितना हो रहा, यूज कितना होता है, 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाता है, यूनिट हो जाता है, इसकी जो इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RQ इज मेजर्ड बाई, RQ को किसके द्वारा मापा जाता है। RQ मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है। RQ रेस्पिरेटरी कोशेंट, श्वसन गुणांक जिसको हम बोलते हैं। ऑक्सीनोमीटर से मापते हैं, गैनांक पोटोमीटर, गैनांक रेस्पायरोमीटर या फिर डार्विन पोरोमीटर। तो हम इसको मापते हैं गैनांक रेस्पायरोमीटर से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके आगे और भी क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching.